जम्मू कश्मीर के कश्तवाड़ में मिलिटेंट एक मुहाफिज पुलिस एहलकार की राइफल छीनकर फरार हो गया। ये पीएसओ पीडीपी के जिला सदर नासिर शेख की रिहाइशगाह पर तैनात था। फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है। श्रीनगर शहर खास में जुमे के पेश नजर बंदिशें आयद कर दी गई हैं। सड़कों पर कुछ निजी गाड़ियों की आवाजाही देखी जा सकती है, ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। दुकानें और कारोबारी इदारे आज भी बंद हैं। हालांकि इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि जम्मू कश्मीर में तमाम इलाकों से बंदिशें हटा ली गई हैं। हमारे नुमाइंदे परवेज बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, जिस तरह से इंफॉर्मेशन डायरेक्टोरेट का कहना है कि तमाम तर जो बंदिशें है शहर से हटा ली गई है, श्रीनगर से हटा ली गई है, ग्राउंड पर इस वक्त क्या कुछ सिचुएशन है, कैसे सूरत हाल देखने को मिल रहे हैं? जी मुनज़्ज़ा, अगर आज दिन के हवाले से हम बात करें तो आज दिन बंदिशें फिर से नाफिज कर दी गई हैं। हमने देखा डाउनटाउन के कई हसास इलाके जो हैं वहाँ पे बंदिशों को सुबह से ही फिर से नाफिज कर दिया गया था। ये इकदाम जुमा के पेश नज़र उठाए जाते हैं। ताहम अगर हम सरकारी तर्जुमान के हवाले से बात करें, जो सरकारी तर्जुमान का कहना है वो भी किसी हद तक सही है। अगर हम कल की बात करें तो हमने देखा था बेशतर जो इलाके हैं वहाँ से बंदिशें पूरी तरह से हटा दी गई थी और ट्रैफिक की नकल हमल हमने खूब सड़कों पर देखी। ताहम आज अगर हम जुमा की पेश नज़र बात करें, जुमा की पेश नज़र एक बार फिर से बंदिशें आयद कर दी गई हैं। सिर्फ उन इलाकों में जो कि सेंसिटिव एरियाज़ माने जाते हैं, जैसे डाउनटाउन का नौहट्टा एरिया है या बाकी जो डाउनटाउन के कुछ एरियाज़ हैं। तो बाकी सिविल लाइंस एरिया के हवाले से अगर हम बात करें, सिविल लाइंस एरियाज़ में आज ट्रैफिक की नकल हमल है, लेकिन कुछ पिछले दिनों से कम है आज जुमे की वजह से। ताहम नकल हमल हमने ट्रैफिक की देखी है। जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो सड़कों पर चलती नज़र आई, लेकिन निजी ट्रांसपोर्ट जो है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो सड़कों से गायब रहा। दूसरी ओर अगर हम बात करें, जो बाजारों में अभी जो रौनकें हैं वो लौट के यहाँ नहीं आई हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो बिना किसी के कॉल दिए हुए यहाँ पे पिछले 40 रोज से लगातार एक हड़ताल चल रही है। उस हड़ताल के चलते आज भी हमने देखा कारोबारी इदारे जो हैं या दुकानें जो हैं वो बंद रहीं, मार्केट यहाँ पे सुनसान रहे। स्कूलों के हवाले से बात करें तो स्कूलों और कॉलेजों की तो अभी बात नहीं है। ताहम स्कूलों को हाई स्कूल लेवल तक खोल दिया गया था। ताहम हमने देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स अभी भी जो स्कूलों का रुख नहीं कर रहे हैं। वजह यही बताई जा रही है कि टेलीकम्युनिकेशन अभी पूरी तरह से रेस्टोर नहीं हुआ, हालात अभी पूरी तरह से नॉर्मलाइज नहीं हुए हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो कोई किसी भी किस्म का रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेज के। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल। और इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ कहा जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो कब तक बहाल हो सकता है? जी मुनज़्ज़ा, इंतज़ामिया की कोशिश है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज हो जाए, जो दुकानें हैं वो पहले मामूल की तरह वो खुल जाए और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी बहाल हो जाए। ताहम जो मुश्किलें इसमें आ रही हैं वो इंतज़ामिया उससे बेहतरी से वाकिफ़ है कि क्यों किस वजूहात पे अभी तक यहाँ पे ट्रैफिक नहीं खोल पा रहा है। हालांकि कुछ जगहों पे हमने देखा जो सरकारी गाड़ियाँ हैं वो सर्विस में लाई गई हैं, सरकारी जो बसेज हैं वो चलती दिखाई दे रही हैं। ताहम जो मेन जो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिसमें टाटा गाड़ियाँ हैं या मज़दा गाड़ियाँ हैं या बड़ी बसेस हैं, उनको अभी तक हमने सड़कों पे नहीं देखा है। उनकी अभी तक नकल हमल हमने नहीं देखी है। सरकार की कोशिश यही रहेगी कि जो हालात हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएं, क्योंकि कल भी जो हमने यहाँ गवर्नर के मुशीर से बात की, उनका कहना भी यही था कि हालात धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं और जो और ज़्यादा हालात सामान्य होंगे तो जो कदगने लगी हैं कई चीज़ों पर, जैसे टेलीकम्युनिकेशन या बाकी चीज़ों पर, वो धीरे धीरे हटा दी जाएंगी। मोबाइल फ़ोन्स का उन्होंने कहा था कि मोबाइल फ़ोन के हवाले से कुछ चंद ही दिनों में कोई खुशखबरी दी जाएगी लोगों को कि पोस्ट पेड जो मोबाइल फ़ोन है BSNL के वो शायद खोल दिए जाएँ। तो उम्मीद की जा रही है कि जो धीरे धीरे हालात जो हैं वो पटरी पर लौट आएंगे और जो ये कदगने लगी हैं टेलीकम्युनिकेशन पे ये भी हटाई जाएँ। जी मुनज़्ज़ा। परवेज, जिस तरह से टीआरसी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरना हो या रजिस्टर करना हो, कुछ सेंटर्स कायम किए गए थे, तो स्टूडेंट्स को उससे क्या कुछ फायदा अभी हो रहा है या फिर वो अभी भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं?
जी बिल्कुल, अथॉरिटीज़ को अगर देखें, अथॉरिटीज़ को काफ़ी फिक्र है इस चीज़ की कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारियां कर रहे हैं, उनके जो फॉर्म्स वगैरह भरने हैं या एप्लीकेशंस उनको भरनी है, वो किस तरह से वो भरें और उसका कोई मुतबादल हल निकाला जाए। तो इस सिलसिले में यहाँ पे एक सेंटर कायम किया गया था TRC सेंटर पे। तो TRC में वहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी तादाद में बच्चे आए थे, हालांकि कुछ किस्म की मुश्किलात भी उनको पेश आई वहाँ पे, लेकिन एक सहूलियत के तौर पर ये सेंटर खोल दिया गया है। जो गवर्नर के जो रियासती तर्जुमान की जो हवाले से हम बात करें, तो जब कल उनसे पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से, तो उन्होंने कहा था कि जितनी भी मुश्किलात हैं वो दूर की जाएंगी और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चे तैयारियां कर रहे हैं उनको पूरी तरह से सपोर्ट किया जाएगा और उनकी पूरी तरह से मदद की जाएगी। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल परवेज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी लीडर सईद शहनवाज हुसैन का एक बड़ा बयान सामने आया। शहनवाज हुसैन ने कहा कि दफा 370 और 35A न सिर्फ जमहूरियत बल्कि मजहब इस्लाम के खिलाफ है। बीजेपी तर्जुमान बेंगलुरु में एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। खिताब के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि दफा 370 और 35A मुसलमानों में तफरीक पैदा करता है, इस वजह से ये मजहब इस्लाम के भी खिलाफ है। धारा 370 हिंदुस्तान को इकट्ठा करने वाली, 35A लगा था अगर लड़की वहां की कोई शादी कर ले तो उसका जो प्रॉपर्टी राइट है वो खत्म हो जाएगा। इस्लाम इसकी इजाजत देता है क्या? नहीं। तो इस्लाम के खिलाफ था कि नहीं? वो पार्लियामेंट में किसी ने बोला नहीं, आज मैंने पहली बार बोला है। ये धारा 370 35A इस्लामिक हकूक के भी खिलाफ था। यानी अगर लड़की ने कहीं शादी कर ली तो उसके प्रॉपर्टी राइट को इस्लाम खत्म नहीं कर सकता, लेकिन 370 खत्म कर देता था, है ना? क्योंकि जो ज्यादातर मुस्लिम समाज के बाहर लोग थे, तो किसी मौलाना ने इस पे क्यों नहीं इतराज किया कि भाई ये नहीं हो सकता। 370 खत्म हुआ, 35A खत्म हुआ, अब पूरा हिंदुस्तान एक। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने फजाई आलूदगी में 25% कमी का दावा किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलूदगी कम करने के लिए की जा रही हुकूमत की कोशिशों का दिफा किया। साथ ही साथ उन्होंने इस सिलसिले में आगे भी कोशिशें जारी रखने की बात कही है। केजरीवाल ने कहा कि नवंबर में ताक़ुत स्कीम पर अमल किया जाएगा। 4 नवंबर से 15 नवंबर के दरमियान दिल्ली में ऑड इवन नाफिज किया जाएगा। दिल्ली में पोल्यूशन 25% कम हो गया है। ये दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हम लोग बहुत चिंतित रहा करते थे अपने हवा को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके। और मैं समझता हूं कि शायद पूरे देश में अकेला दिल्ली अकेला शहर है जहां पोल्यूशन घटना चालू हुआ है। पोल्यूशन अभी 25% कम हुआ है, लेकिन हमें इसमें संतुष्टि नहीं लेनी। अभी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, अभी इसको और बहुत कम करना है। सबसे पहला इसमें कंपोनेंट है 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में दिल्ली में ऑड इवन लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं कि दिवाली के वक्त पटाखे बजाना अब दिल्ली में बैन हो गया है। तो दिल्ली के लोगों को हम आह्वान करते हैं कि वो पटाखे ना बजाएं और सारी दिल्ली के लोग मिलके एक साथ इस बार दिवाली मनाएंगे। तो छोटी दिवाली वाले दिन दिल्ली सरकार बहुत बड़ा लेजर शो ऑर्गेनाइज करेगी और हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां पहुंचे। सबके लिए वो फ्री एंट्री होगी। सब लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचे और सब लोग मिलके दिल्ली के लोग एक साथ दिवाली मनाएंगे, एक साथ लेजर शो देखेंगे। ऑड इवन में ट्रैफिक कम होता है, प्रदूषण कम है। तो it's more of a makeup. It's not a plastic surgery, it's a makeup, in my opinion. कि ये पॉल्यूशन हट जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज वेल सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं उसका ऑड इवन करने का। वैसे पहले भी बहुत होते रहे हैं और इसका कोई असर नहीं है। तो आपको लगता नहीं है कि कोई असर पड़ेगा पॉल्यूशन पे या फिर दिल्ली की सड़कों पे? नहीं, आई डोंट थिंक। और बहुत से काम हैं वो करने जरूरी है, वो ज्यादा कारगर है। ठीक है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। ट्रैफिक कम हो जाएगा जी। पॉल्यूशन पे भी असर? हाँ, पॉल्यूशन पे असर पड़ेगा जी। तो आपको क्या लगता है फैसला? मेरे को बहुत अच्छा लगा जी ऑड इवन का डिसीजन। तो ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के ऊपर चेक करना ज़रूरी है एंड लेट अस सी इसका आउटकम क्या होने वाला है।
बट करंटली तो पॉजिटिव ही लग रहा है। हाँ जी, होना चाहिए, पोल्यूशन भी कंट्रोल में आएगा और ट्रैफिक भी आई थिंक होना चाहिए। आई एम इनटू इट। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रचना दिल्ली से बराह रास्त जुड़ चुकी है। रचना, आपसे जानना चाहेंगे, केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन 25% कम हुआ है, कितनी सच्चाई इस दावे में है? और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ऑड इवन का जो स्कीम है वो फिर से लागू किया जाएगा, उस पर लोगों का क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ किया कि 25% जो प्रदूषण का स्तर है वो दिल्ली में घट गया है, और इसके साथ उन्होंने केंद्र सरकार को भी इसका श्रेय दिया। उस श्रेय को देने के साथ उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर अभी कम हो रहा है, लेकिन हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, यानी कि दिल्ली में एक बार फिर ऑड इवन की वापसी होगी। आपको बता दें कि 4 तारीख से लेके 15 नवंबर तक, यानी कि 4 नवंबर से 15 नवंबर तक दिल्ली में ऑड इवन लागू किया जाएगा। फिलहाल अभी ये नहीं, इस पर यह साफ नहीं है कि ऑड इवन के लिए क्या कुछ नियम लागू होंगे, क्या ये दुपहिया वाहनों पर या किस तरीके का एग्जेम्पशन महिलाओं को दिया जाएगा या क्या कुछ छूट होगी, ये अभी देखना बाकी होगा। लेकिन तारीख जरूर तय हो गई है कि 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड इवन लागू होगा, और 10% प्रदूषण का स्तर और कम होने की यहाँ पर कवायद करने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही जो 7 पॉइंट्स पर बात की गई है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि हमने RWAs और जो लोगों से राय मांगी थी, करीबन 1200 लोगों से ये अलग अलग RWAs में जाकर राय मांगी गई थी, और वो राय आने के बाद 7 मेन पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें पहला है कि 4 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक ऑड इवन लागू होगा। इसके साथ ही दिवाली पर जिस तरीके से पिछली बार भी जो पटाखे जलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी, बैन किया गया था, उसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से आह्वान किया है कि इस बार भी पटाखे ना जलाएं, और इसको देखते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि छोटी दिवाली वाले दिन एक बड़ा लेजर शो अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से किया जाएगा। सभी लोग वहां पर पहुंचे, एक साथ मिलकर दिवाली को मनाएं। सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो ऐसे में जो पत्तियां या लकड़ियां लोग जलाते हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। RWAs भी निगरानी करेगी, इसके साथ जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो भी निगरानी करेंगे। इसके साथ छिड़काव की भी बात उन्होंने कहा है कि छिड़काव भी जो पेड़ पौधे या जहां पर मिट्टी है वहां पर छिड़काव भी किया जाएगा। तो लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार ने दावे जरूर किए हैं कि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए नई चीजें की जाएंगी, मार्शल्स भी रखे जाएंगे पूरी निगरानी के लिए। तो सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा यहाँ पर है कि यहाँ पर ऑड इवन शुरू किया जाएगा। लोगों से जब बात हुई तो लोगों का मिला जुला असर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि एक बेहतर स्टेप है कि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ऑड इवन लागू होना बिल्कुल सही डिसीजन है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ ऑड इवन लागू करना ही एक कदम नहीं है, इसके अलावा भी और चीजों पर काम होना चाहिए और वर्कआउट होना चाहिए, क्योंकि ये टाइम बिंग है। सिर्फ 4 से लेके 15 नवंबर तक अगर ऑड इवन लागू होगा उस समय पर ही प्रदूषण का स्तर कम होगा, लेकिन फिर उसके बाद क्या, तो उसकी भी स्थिति यहाँ पर देखने वाली बनती है। तो लोगों की ये भी राय है, तो मिला जुला असर लोगों का भी देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन सरकार जिस तरीके से कह रही है कि 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड इवन यहाँ पर लागू रहेगा, तमाम जो चीजें, तो अब देखने वाली चीज होगी कि ऑड इवन लागू होने के बाद क्या कुछ रुख सामने दिखता है, कितना प्रदूषण के स्तर में कम आता है। और एक चीज यहाँ पर आपको और भी बता दें कि ऑड इवन लागू होने के लिए अभी और कौन सी चीजें होंगी, किस किस को छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जुर्माने की क्या राशि होगी, या क्या तमाम चीजें होंगी, वो देखने वाली चीज होगी यहाँ पर। बिल्कुल रचना, दिल्ली में जिस तरह से देखा जा रहा है एयर क्वालिटी जो है काफी खराब है, और दिल्ली सरकार जो है कोशिश तो कर रही है लगातार कि कुछ तो कुछ इकदाम किए जाए जिससे क्वालिटी बेहतर हो सके, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि टाइमली है ये ऑड इवन का फॉर्मूला जो है, ऐसे में कुछ परमानेंट सोल्यूशन लेकर आ सकती है केजरीवाल सरकार, या उनका क्या कहना है कि कोई परमानेंट सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम के लिए? देखिए, परमानेंट सोल्यूशन की बात अगर हम करें तो पिछले 2 बार भी ऑड इवन लागू हुआ था, उसके बाद भी कई चीजें कही गई थी, लेकिन अब इतने लंबे समय के अंतराल के बाद फिर से ऑड इवन की बात की गई है। तो जो लोग हैं, लोगों से हमने जो बात की, उनका भी यही कहना है, और दूसरे भी जो लोग हैं उन लोगों का भी यही कहना है कि सिर्फ 15 दिन ऑड इवन लागू कर देने से कुछ ही समय के लिए प्रदूषण का स्तर कम होगा, लेकिन आगे लंबे समय तक उसके लिए क्या है। तो इस बार अरविंद केजरीवाल सरकार ने यह भी कहा है कि हम जो पेड़ पौधे हैं वो भी लोगों को मुफ्त बांटेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए, क्योंकि हरियाली जितनी ज्यादा होगी प्रदूषण का स्तर उतना ज्यादा कम होगा यहाँ पर। इसके साथ ही जो पत्तियां या लकड़ियां जलाते हैं उसको रोकने के लिए, उस पर निगरानी रखने के लिए भी मार्शल तैनात की जाएगी। तो परमानेंट सोल्यूशन तो सरकार ढूंढ ही रही है, लेकिन लोगों का भी सहयोग यहाँ पर मांग रही है, और जो टाइम भी जो प्रदूषण का स्तर
हाईएस्ट पर रहता है उसको कम करने के लिए ऑड इवन बेहतर एक तरीका हो सकता है, तो उसको सबसे पहले यहाँ लागू किया जाएगा। इसके साथ ही परमानेंट तरीके के लिए भी सरकार काम कर रही है, चाहे वो पेड़ पौधे लगाने की बात हो या फिर पराली जलाने पर रोक हो, या फिर जो अभी इस बार हुआ कि पत्तियां या लकड़ियां सर्दियों में लोग जो अलाव जलाते हैं उस पर भी रोक की जाएगी, पेड़ पौधे बांटे जाएंगे। और आपको एक चीज और बता दें कि जो N95 मास्क होता है वो भी यहाँ पर बांटा जाएगा। जी बिल्कुल रचना, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आजम खान और उनके अहल खाना पर हर रोज कोई ना कोई नया इल्जाम आयद किया जा रहा है। मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, आजम खान के खिलाफ कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव आजम खान की हिमायत में उतर आए हैं। अखिलेश यादव आज रामपुर का दौरा करेंगे, वो आजम खान के अहल खाना से मुलाकात भी कर सकते हैं। अखिलेश रामपुर से पार्टी कारकुनान से भी खिताब करेंगे। अखिलेश यादव के ठहरने की जगह हमसफर रिजॉर्ट की बिजली पानी इंतजामिया ने काट दिया है, वहीं अब अखिलेश यादव को PWD के VIP गेस्ट हाउस में ठहरा सकते हैं। मतलब नहीं है, उन्होंने जो अपना तय किया है, पर हम अपनी समीक्षा करेंगे उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से और व्यवस्था के दृष्टिकोण से, और हम अपनी समीक्षा कर भी रहे हैं, उसके हिसाब से अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो उनको सूचित कर दिया है कि वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ पे VIP गेस्ट हाउस में हम कर रहे हैं, और उनको लिखित रूप में सूचित कर दिया, संज्ञानित कर दिया कि बेहतर वहीं रहेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो वैकल्पिक व्यवस्था है और जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है उसमें ही वहाँ उनके रुकने का होगा। तो कहाँ करी गई है ये VIP गेस्ट हाउस है सिंघनखेड़ा। अखिलेश यादव का रामपुर दौरा और आजम खान के मुतल्लिक जारी मसले को देखते हुए रामपुर के DM ने बड़ी तादाद में सिक्योरिटी तैनात कर रखी है। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने रामपुर के DM से बातचीत की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज रामपुर में आने वाले हैं। निश्चित तौर पर रामपुर का जो आज पारा है वो काफी आज सियासी पारा आज काफी यहाँ बढ़ा हुआ है। आइए बात करते हैं किस तरह से बकायदा यहाँ पे हालात हैं। हमारे साथ में रामपुर के DM हमारे साथ में हैं AK सिंह साहब। सर, किस तरह से बकायदा आज की जो तैयारियां की गई हैं, आज तो जिस तरह से आज बातें चल रही हैं कि आज अखिलेश यादव आएंगे, उनके साथ में कई समर्थक आएंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, किस तरह की जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो रामपुर के अंदर में है? ये हमारी तरफ से जो उनकी तरफ से प्रोग्राम जो दिया गया है उसके हिसाब से अरेंजमेंट कर दिया गया है। उनका जो डिटेल प्रोग्राम आया है मिनट टू मिनट, और उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए जहाँ पे कही थी वहाँ पे परमिशन भी दे दी है। यहाँ गांधी समाधि पे रंगोली मंडप है, उसमें परमिशन भी दे दी है। बाकी हमारे पास सुरक्षा बल पर्याप्त मौजूद हैं जनपद में, जहाँ जहाँ पे उनके प्रोग्राम होने वहाँ से लेके और बाकी जगहों पे, क्रुशियल जगहों पे भी हमारे सुरक्षा बल मौजूद रहेंगे। हमारे पास कैमरे भी अतिरिक्त मंगा लिए हैं जिसकी वजह जिससे कि हर एक गतिविधि को हम रिकॉर्ड कर सकें। जनपद में गणेश चतुर्थी के पहले से ही धारा 144 लागू है जो 2 अक्टूबर तक प्रभावी है। तो जो जनपद वासियों के लिए जो दायरे और कानूनी जो चीज़ें हैं, नियम कानून हैं, वही बाकी सबके ऊपर भी लागू होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सारी चीज़ें हैं उसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आनी है। आजम खान के द्वारा बाकायदा उनके एक प्रतिनिधि के द्वारा ये बातें निकल के आ रही थी, जिस तरह से कई मामले उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं, 80-82 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। कुछ तो ऐसे मामले हुए हैं कि बकरी चोरी, भेड़ चोरी, इस सब के भी आरोप लग रहे हैं। हालांकि आरोप और भी किस तरह के, तो इन तमाम जो मामले हैं इसको आप कैसे देखते हैं? जो आरोप लगे हैं उसके आधार पे जो मामले दर्ज हुए हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो चीज़ें कैच लाइन दे दी गई, बकरी चोरी और वगैरह, ये उसमें से सिर्फ एक हिस्सा था। जो जिन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई उनका आप स्टेटस देखिए, उसमें मूल जो है गैर इरादतन हत्या का है, उसमें केस है, लूटपाट का है, वो उसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब उसमें जिस तबके के लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है उनके लिए वो पशु उनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि उनके लाइवलीहुड का साधन थे। इसी को हाईलाइट किया गया, वरना ऐसा कोई नहीं है कि बकरी चोरी के इल्ज़ाम में कोई FIR हुआ हो। FIR जो हुआ है वो गंभीर किस्म का है, गैर इरादतन हत्या का है, लूटपाट का है, और जो बिना किसी प्रोसीजर के, कानूनी प्रोसीजर के किया गया था, उसमें जो जांच में पुलिस को जो तथ्य आए हैं उसके हिसाब से चूंकि उसका प्रोसीजरल पहलू नहीं मिला, इस वजह से उसमें FIR की गई। और ऐसा नहीं है कि आज FIR दी गई, आज तहरीर दी गई और तुरंत FIR कर ली गई। उसमें प्रॉपर पुलिस ने जाँच की, जब कुछ तथ्य मिले तभी FIR की है, ऐसे नहीं की है।
जो गेस्ट हाउस है जिसको जहाँ पे ठहरने की पहले बात चल रही थी, उस गेस्ट हाउस में अभी क्या व्यवस्था है? क्या उस मामले में वहाँ पर बिजली पानी की व्यवस्था है या नहीं है, या उस प्रॉपर्टी को लेकर भी विवाद पहले चला आ रहा है? देखिए, वो उनका जो प्रोग्राम आया है उस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए हमसफ़र रिजॉर्ट चुना है। हमसफ़र रिजॉर्ट प्राइवेट रिजॉर्ट है। वैसे कई बारी प्रशासन भी प्राइवेट रिजॉर्ट में अरेंजमेंट्स करता है, लेकिन हम जब अरेंजमेंट करते हैं तो पूरा एक्वायर करके उसको सुरक्षा के दृष्टि से सैनिटाइज करके करते हैं। यहाँ हमसफ़र रिजॉर्ट में हमारी सीमितताएं हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए हमने उनको लिखित रूप में भेज दिया है कि वहीं पे उसी एरिया में सिंगनखेड़ा में पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है जो तैयार है, और उसमें उनके रहने की व्यवस्था हमने हमारी तरफ से की गई है। और हमने अपनी तरफ से अनुरोध भी किया है कि उस गेस्ट हाउस में रुकें, क्योंकि जहाँ पे वो रुकने जा रहे हैं वहाँ न सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारी सीमितताएं होंगी, बल्कि बाकी सारी सुविधाएं भी वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे कुछ ही दिन पहले बिजली चोरी की वजह से वहाँ पे बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है। 2 नलकूप अनियमित तरीके से वहाँ पे शिफ्ट किए गए थे, लगाए गए थे, जो वहाँ पे नहीं होने चाहिए थे। अप्रूव की सैंक्शन किसी और जगह के लिए वहाँ पे लगाए गए, जो पूरी तरह गलत है। तो उसमें भी कार्रवाई हुई है, तो इस वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। उन्होंने अल्टरनेट अरेंजमेंट जो भी वैकल्पिक व्यवस्था की होगी उसके बारे में मैं नहीं कहता, पर प्रशासन की तरफ से हमने बार बार उनसे अनुरोध किया है, अभी भी भेजा है कि वो सिंगनखेड़ा स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में ही रहें। सर, एक आखिरी सवाल, अभी तक अगर अखिलेश के द्वारा बोला गया हो या उनके पार्टी के द्वारा बोला गया हो, अभी तक कितने लोगों के आने की यहाँ संभावना है, कितनी भीड़ जुटने की संभावनाएं हैं, कुछ इसके बारे में औसतन? देखिए, उन्होंने ऐसा कोई डिटेल नहीं दिया कि कितने लोग वहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। मैं जो उनका प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के हिसाब से उन्होंने जिन जिन जगहों पे कहा है वो भी सारी प्राइवेट जगह, और वहाँ पे क्राउड इकट्ठी होने की कोई जगह नहीं है। सिर्फ उनका कार्यकर्ता सम्मेलन जो होना है वो यहाँ रंगोली मंडप में होना है। हमने अपनी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था जरूर रखी है, पर हम कहीं पे भी किसी तरीके की उसमें अड़चन नहीं बनेंगे और न ही किसी तरीके का उसमें हस्तक्षेप करेंगे। जो जैसा होगा उस हिसाब से हम अपने पुलिस बल को तैनात करेंगे, और बस हमारी पूरी कोशिश यही होगी कि कोई भी कानून को, व्यवस्था को के साथ छेड़छाड़ न करे, उसको प्रभावित करने की कोशिश न करे, कोई कानून अपने हाथ में न ले। जब तक ऐसा नहीं होता, प्रशासन इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। शुक्रिया सर। तो आज बात करें जिस तरह से आज अखिलेश यादव यहाँ आ रहे हैं, बाकायदा उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ाई गई है। तमाम जो अन्य व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो भी यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल और सहयोगी विशाल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 रामपुर। बीजेपी लीडरान की जानिब से बिहार में एनआरसी लागू करने की बात कही जा रही है। वहीं एनआरसी को लेकर शरद यादव ने कहा कि अगर बिहार में बीजेपी नाफिज करना चाहती है तो खुद वो इस जाल में फंस जाएगी। मुल्क की माशियत सुस्त रवि की शिकार है, इसलिए पहले मुल्क की माशियत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बिहार में जो है वो समरसता है, सेकुलरिज्म का सबसे बढ़िया सूबा है। उसे बिगाड़ना चाहते हैं लोग तो वो बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसके कोई एनआरसी क्या चीज़ है ये? एक तरह से इसमें खुद ही बीजेपी फंस जाएगी। आसाम में क्या हुआ है, वो तो इनके गले की हड्डी बन गया। एक सवाल है सर इस मुद्दे पर, ये लोग जो है एनआरसी ये लोग यहाँ निकालेंगे लोगों को, कहाँ जाएंगे? समंदर में। एक ही देश था, इधर से उधर लोग हुए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।